मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या वो कोई किताब थी? वो तो इट डजंट मैटर। ऑथर और पब्लिश्ड ऑथर में फ़र्क होता है। फिर आगे नहीं बढ़ते। इस बात से एग्री करूँगा। इज मोर लाइकली टू टेक माई बुक। शायद मेरी ये प्रोसेस है जो ढंग का पब्लिशर है, जो तुम्हारी नज़र में तो सही है क्योंकि लोग है ना हार मान लेते हैं। और वहाँ पे कई बार लिमिटेशंस होती हैं। है कि अगर आप सीरियस हो एज अ ऑथर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये पूरी जर्नी स्टार्ट होती है राइटर बनने से। मैं केवल मेरा वही गोल है। तूने ये कहावत सुनी है कि हुनर तो सब में होता है साहब, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। वाह क्या बात है, अपना छप गया है। अपना छप गया है। तो अगर ऐसा बात की जाए कि यार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लिखेंगे, तो वो जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तू बताए कि तुझे लेखक बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या वो कोई किताब थी, वो किसी की तारीफ थी, या वो जस्ट एक लाइन थी? क्या था वो तुम्हारे लिए? तो मुझे अच्छे से याद है, तो 2010 में मैंने 2-3 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। अब उसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से ये पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ 2-3 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। आई थिंक आई भूत की लिखी थी। तो मुझे हॉरर अच्छा लगता है ज़्यादा, तो मैंने कुछ भूत की स्टोरीज लिखी थी 1-2, और वो मैंने फिर मेरे दोस्तों को पढ़ाई। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने मेरे दोस्तों को पढ़ाई। अब दोस्त कैसे रहते, वही चने के झाड़ पे चढ़ा दिया मुझे कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया अपनी पहली नॉवल लिखने के लिए। तो 2010 में मैंने स्टार्ट करी, फिर उसको बंद कर दिया। मैं इंडिया से यूके शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट किया 2015 में जब। तो ये इनिशियल फेज था। तो मेन जो चीज़ है मुझे मोटिवेट कर रही थी उस टाइम पे, या फिर जिसने किया था, वो था फीडबैक। कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स आके मुझे बोलें कि भाई तूने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, ये मैं इस बात से एग्री करूँगा। मुझे याद है कि मैं स्कूल में मैंने एक आंसर लिखा था और टीचर ने मेरे को सबके सामने बुलाकर बोला कि देखो दिस वन पर्सन हैज़ रिटन दिस थिंग, दोनों पता नहीं क्या था वो, एंड इज़ गुड। और जब मैं वापस गया तो लोग बोल रहे थे कि अच्छा लिखा, क्या लिखा है, क्या लिखा है। ये क्या है यार, मतलब मैंने कभी इस तरह का, आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट, एवरेज या अंडर एवरेज इस टाइप का स्टूडेंट था। और कभी तुमको ऐसे सिचुएशन में कोई बुला के, आई थिंक यू आर राइट कि कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन इज द फीडबैक और दोस्तों का एक अहम किरदार होता है इसमें। इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, तुमको फीडबैक मिलते रहे या फीडबैक के लिए लिखते रहे? लिखना, जैसे तुमने कहा कि पहली स्टोरीज क्यों लिखी, तो व्हाट मेड यू राइट योर फर्स्ट स्टोरी? कुछ भी, अगर कुछ भी हल्का सा भी याद है तो उसके बारे में शेयर करो, बिकॉज लोग लिखना कैसे चालू करते हैं। तुम्हारा क्या रहा, मुझे तो याद नहीं है। हाँ, मेरा तो जैसे ये एक इंसिडेंस था। और उसके बाद तो उसके बाद कब लिखना चालू किया, जब एक्चुअल लिखना कब चालू किया, जैसे पोएम्स है या शॉर्ट स्टोरीज है? ये शायद तब स्टार्ट हुआ था जब मैं चेन्नई गया था, और चेन्नई में मेरा एक रूममेट था, उसको एक ईमेल लिखवाना। तो उसने मेरे से बोला कि भाई तू मेरा ईमेल लिख दे, ये हो रखा है और इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। तो मैंने लिखा, वो बड़ा खुश हो गया और फिर मिल गया। फिर उसने मुझे फिर लिखवाने लग गया, फिर 1-2 लोग और बोलने लगे भाई तुम्हें लिख दे, तुम्हें लिख दे। तो वहाँ से शायद लोगों ने मेरे से लिखवाना चालू किया। अच्छा, मैंने कहा कि लिखवाना है तो लेट्स राइट। और उसी टाइम पे सत्यम का कांड हुआ था कि सत्यम वॉज एक्चुअली बस्टेड एंड रामालिंगा राजू। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम हम लोग भी अपनी स्ट्रगल कर रहे थे एक IT की। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टोरी व्हिच आई थिंक यू नो अबाउट दैट थिंग। एंड वो उसका क्या हर्ष हुआ, वो तो मतलब पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, बात की बात है, लेकिन वहाँ से मेरा स्टार्ट। अच्छा, ये जो तुमने बोला ना अभी कि पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। इंडिया में एवरी ईयर, हर साल 90,000 बुक्स छपती हैं। 90,000 बुक्स निकलती है, ऑनलाइन पेपर बैग सब मिला के 90,000 बुक्स निकलती है, जिसमें से केवल 10% बुक्स हैं जो कि 1000 सेल्स मार्क को क्रॉस करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े ऑथर हैं, या सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। किसी ने कहीं 10 किताब पोएम लिख दी तो वो सोचेगा कि मैं तो हरिवंश राय बच्चन बन गया, जो बीत गई सो बात गया। हाँ। तो मतलब और दूसरे लोग कुछ कहानी लिखते हैं, लेकिन फिर वो आधे मन से लिखते हैं, फिर वो कहीं छाप देते हैं, फिर उसके बाद मेहनत नहीं करते। लेकिन जो राइटिंग प्रोसेस है, वो राइटिंग प्रोसेस लिखना ही नहीं है, लिखना, उसको पब्लिश करना, उसको मार्केट करना, उसको रीडर तक पहुंचाना। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे। पहला कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट जो कि तुमने पूरा लिखा, वो कौन सा था?
मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं इसको फिर एक छोटा सा वो बोलूँगा कि चेन्नई में एक किताब एक टैबुलाइड आता था शाम को, वो हमारे कैंटीन में पढ़ा रहता था। उसमें एक छोटा सा नोट आया कि इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस विथ योर रूममेट्स प्लीज शेयर विथ अस, इफ़ यू फाइंड इट गुड विल हैव पब्लिश इट। तो मेरे ही कॉलेज का एक मित्र मेरे साथ कुछ टाइम के लिए रहने आया था, 5-6 महीने के लिए, और उसने काफ़ी उधम मचा दिया था हमारे फ्लैट में, और हम सब काफ़ी परेशान थे उससे। तो मैंने उसके लिए उसका नाम लिखकर मैंने बाकायदा उसको लिखा, क्योंकि मैं एक्चुअली आई वांटेड टू गिव बैक टू हिम। मुझे उसको बताना मुंह पे नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि यही है वो। जब तक वो छपा तब तक वो फ्लैट छोड़ के चेन्नई छोड़ के जा चुका था। ये अच्छी बात हुई। और उसके बाद मैंने अपने फ्लैटमेट में सबको दिखाया कि देखो मैं ये भेजना चाह रहा हूँ, क्या तुम लोग ठीक हो? तो सबके अपने अपने ओपिनियन आए। बोला कि नहीं भाई अब भेज दे। मैं भेज के भूल गया। 1-1.5 महीने के बाद जब वो छपा तब ये हुआ था कि उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था। तब मैंने पहली बार देखा कि यार एक लेख है उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। और कई लोगों ने फिर पिंग किया कि यार तू ये क्या है, यार ये तू ये क्या है, क्योंकि वो हर कोई टैबलेट पढ़ ही रहा था उस टाइम मोबाइल का, और माइंडलेस स्क्रॉलिंग तब तक आई नहीं थी। मोबाइल फोन स्टिल पुश बटन्स मोबाइल फोन से फिर टैबलेट, तो लोग शायद पढ़ रहे थे उस टाइम के अखबार को। तो मुझे काफ़ी लोगों ने, जिनको मैं नहीं भी जानता उन लोगों ने भी पिंग किया मुझे। तो उसने मुझे एक किक दिया, जैसे कहते हैं इसको फीडबैक जिसको कहते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं यार मैं शायद कुछ ट्राई कर सकता हूँ। इसको मैं पहला प्रोजेक्ट नहीं बोलूँगा, बट मैं कहूँगा कि हाँ मैंने अपना छपा हुआ कुछ पढ़ा, लोगों का रिएक्शन लेकर। नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो खैर मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं राइटिंग जर्नी में, 2010 से 2024 तक। तो मैंने बहुत कुछ देखा है जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ है मेरे दिमाग में कि मैं दूसरे पब्लिकेशंस के लिए लिखूं। तो अब मैं कुछ पब्लिकेशंस के लिए लिख रहा हूँ रेगुलरली, मंथली बेसिस पे, और वो अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं कि कैसे लिखें। या फिर लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा डरते हैं कि हम इसको पब्लिश कैसे करें, अपने नाम से पब्लिश करें, ये हमारा एक्सपीरियंस है। सोचो किसी का डोमेस्टिक अब्यूज़ का एक्सपीरियंस है, उस वाइफ का, वो अपनी कहानी लिखना चाहती है, वो बताना चाहती है दुनिया को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं पता कि वो कहाँ लिखे, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कैसे लिखे। तो जो लोग नए हैं और जो लिखना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें? वो पहली चीज़ होता है जिसको कहते हैं घोषणा करना। तो घोषणा करने से आपको आलोचना आप आमंत्रित करते हो। तो जब कह रहे हो कि आप लिखना चालू कैसे करो, तो आप डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर नहीं, इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं, घोषणा का मतलब ये होता है कि तुम कुछ लिखो और उसको एज ए ब्लॉग पब्लिश करो, या उसको एज ए नोट पब्लिश करो, या उसको लिंक्डइन पे डालो। ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा अगर तुम सचमुच इमीडिएट फीडबैक चाहते हो, ठीक है ना। अगर तुमने कुछ बहुत ही वाहियात लिखा है, लोग आके बोलेंगे कि तुमने क्या लिख दिया है। अगर तुमने कुछ अच्छा लिखा है तो लोग लाइक करेंगे, और कुछ लोग शायद तुमको 1-to-1 मैसेज भी करेंगे, भाई मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा लिख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे को वो एक इनिशियल चीज़ मिलेगी। तो कहते हैं घोषित करो अपने आप को लिख कर, ठीक है। और आलोचना से घबराओ मत, हो सकता है वो चीज़ को करे। अगर तुम, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप है जब तुम एक्चुअली में कुछ लिख रहे। एंड लिखने का मतलब ये नहीं कि तुमने पूरी की पूरी किताब लिखना ही पहला स्टेप है लिखने का। तुम एक छोटी सी कविता लिखो, बहुत वाहियात कविता होगी लेकिन लिखो उसको, ठीक है। अपने लिए लिखो, पहले अपने लिए लिखो और बाद में दूसरों के लिए लिखो। कहूँगा मेरी ऐसी बहुत सी कविताएं जो मैंने बहुत साल तक लिखी थी, जो मैंने कभी नहीं पब्लिश करी। आज मुझ में हिम्मत आ गई कि हाँ आज मैं उसको निकाल सकता हूँ। आज लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ दिस इज़ मेकिंग मी नॉस्टैल्जिक, हाँ यार ऐसा हुआ था, ऐसा सोचते थे हम लोग। लेकिन मैं शायद वो 10 साल तक छुपा के रखी, कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि हिंदी के मामले में मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि शायद अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच में मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि मेरी कौन सी भाषा होगी जिसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता। मेन जो चीज़ है जो मुझे लगती है ना, कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहिए। जो मन में आ रहा है वो लिखना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, शुरू में सोचते हैं कि भाई मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो वो बेस्ट होना चाहिए, दुनिया में सब उसकी तारीफ़ करें, सब उसको अप्रिशिएट करें, सब मुझे अप्रिशिएट करें, फीडबैक दें। लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि आप कुछ भी लिखो और किसी भी लैंग्वेज में लिखो। मतलब ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो तमिल में लिखी गई है, असमीज़ में लिखी गई है, लेकिन वो आज नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, स्पेनिश में लिखी गई है। आई थिंक पॉलो कोएल्हो इसका सबसे चुनिंदा उदाहरण होंगे। उनकी किताब जो एल्केमिस्ट है वो पता नहीं कितनी भाषाओं में
ट्रांसलेट की हो, लेकिन उसकी भाषा जो पहली भाषा थी वो ब्राज़ीलियन थी। आई थिंक ब्राज़ील में कौन सी भाषा बोली जाती, स्पेनिश बोली जाती है, वो उस भाषा में थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पे शायद थोड़ा सा डिसएग्री करूँ, वो ये है कि देखो कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिसमें तुम अपने आप को जिस तरह से, ये एक रियल एग्जांपल है जो मैंने पढ़ा था एक किताब में। बलराज साहनी एक बहुत बड़े एक्टर थे और वो पंजाब से थे। उन्होंने कुछ लिखा और उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए देखने के लिए कि आप बताइए कैसा लिखा है, और उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनसे ये पूछा कि तुम पंजाबी बोलते हो, तुम पंजाबी तुम्हारी मातृभाषा, तुम इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, उनकी तो पकड़ भाषा में हर जगह से थी। तो उन्होंने बलराज साहनी को एक सलाह दी कि देखो तुम्हारी अंग्रेजी पर भी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम पंजाबी में सोचते हो, तो तुम उस भाषा में लिखो जिस भाषा में तुम सोचते हो। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए लिखने से पहले। यही मेन पॉइंट है, आप घबराओ मत। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, अगर आपकी लैंग्वेज मराठी है, तो आप मराठी में सोचो, मराठी में लिखो और मराठी में छपवाओ, हिंदी में छपवाओ। बहुत बड़ा मार्केट है हर लैंग्वेज के लिए। आजकल तो जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम आया उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस को प्राथमिकता दी गई है। तो आप लिखो, किसी में भी कुछ भी लिखो, मतलब ऐसा मत सोचो कि मुझे है ना एकदम ताजमहल ही बनाना है पहली बार में। आप जो लिखना है लिखो। देखो राइटिंग में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो एक तो आपने लिखा, आपने जो लिखा उसके बाद वो होता है एडिट, और एडिटर्स सेपरेट होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं खुद ही एडिट कर दूंगा, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, ग्रामर वामर मैं खुद ही ठीक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। एडिटर्स आपकी कहानी में भी डेवलपमेंट डालते हैं। तो अगर आप लिख रहे हो तो किसी भी लैंग्वेज में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में और कैसा भी लिखो, आपको एक अच्छा एडिटर ढूंढना है। वो आपकी कहानी को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करेगा। जैसे आपने कुछ लिखा और आप चाहते हो कि कोई इसको ऑनेस्टली उसको इस तरह से उसको देखे कि जिसमें या तो उसकी गलतियां या तुमको पहला फीडबैक दिया जाए, प्लस वो उसको ठीक भी करे। जैसे तुम कभी कुछ लिख रहे हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें कुछ डिस्कनेक्शंस हो सकते हैं जो तुम्हारी नज़र में तो सही है, तुमको समझ में आ गया तुमने क्या लिखा है, लेकिन पढ़ने वाले को समझ में नहीं आए। तो तुमने लिखा अपने लिए है, अपने को जो समझ में आए, लेकिन तुम ये समझ लो कि तुम्हें कहानी सुना रहे, और जो पढ़ने वाला है उसको कहीं ना कहीं विजुलाइज कर रहा है। एडिटर्स उन गैप्स को भरते हैं बेसिकली, और वो तुम्हारे काम को अच्छा ही करते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं, अच्छे से उत्कृष्ट की तरफ लेके जाते हैं तुम्हारे। अच्छा एडिटर ढूंढने का क्या तरीका है, मतलब तुम्हारी क्या जर्नी थी, तुम्हारा क्या स्ट्रगल था एडिटर ढूंढने का? हु वाज योर फर्स्ट एडिटर इफ आई मे आस्क? एडिटर्स क्या होते हैं? एडिटर्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होता है डेवलपमेंटल एडिटर, जो आपकी जब आपने कहानी सोची तब से आपके साथ है। एक होता है कॉपी एडिटर, जो केवल कॉपी और लाइन एडिटिंग करता है, जो आपके केवल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स वो सब ठीक करता है। मतलब मैं एक्चुअली काफ़ी लकी था मेरे एडिटिंग फील्ड में, क्योंकि एक ऑथर, फेलो ऑथर है नील डिसिल्वा, उनकी जर्नी और मेरी जर्नी सेम ईयर में स्टार्ट हुई थी। तो मैं उनसे कनेक्ट हुआ था उनके फेसबुक ग्रुप से, और उनसे मेरी किताबें सारी एडिट हुई है। तो मतलब मेरी 2015 के बाद जितनी भी किताबें आई है सारी उन्हीं ने एडिट करी है। और मतलब मैं तो ब्लाइंड फेथ करता हूँ, क्योंकि उस एक तो आपका ट्रस्ट फैक्टर रहता है उससे, और दूसरा आपको पता है कि क्या एक्सपेक्टेड है। केवल लाइन ग्रामर ठीक नहीं होगी, लैंग्वेज जो कहानी में प्लॉट पॉइंट फॉल्ट है वो भी पता चलेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे अपन ने लिखे 70,000 वर्ड, अपन एक नॉवल बना दी 240 पन्नों की 70,000 वर्ड लिख के, लेकिन अपन को नहीं पता कि अपन ने किसी का नाम पहले क्या दिया था, उसका नाम अपन ने क्या डाल दिया। ऐसे भी एरर्स होते हैं। अपन गलती से डाल दिया है, आप भूल गए, कोई एक छोटा सा मिनी कैरेक्टर था उसको अभी वापस से लेकर आया है मिडिल में। तो ये सारे चीज़ें भी एडिटर्स पकड़ता है। लेकिन है ना, एडिटिंग को कवर करते हुए एक और टॉपिक है राइटिंग प्रोसेस में। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग लिखते हैं, और सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। तो मेरा तरीका क्या है कि मेरे को अगर एक 70,000 वर्ड लिखने हैं तो मैं पूरा प्लान कर लेता हूँ। पूरा मतलब कि मुझे 70,000 वर्ड में 21 चैप्टर लगेंगे, हर चैप्टर में 3,500 4,000 वर्ड होंगे, हर एक चैप्टर में 7-8 सीन होंगे। फिर मैं उन सीन को एलैबोरेट करता हूँ। तो पहले मैं 1 महीना 2 महीना लगाता हूँ कि वो सोचने में, मेरी कहानी पूरी दिमाग में चल रही है रहते हैं, तो मैं एकदम पूरा प्रॉपर करता हूँ। मुझे एकदम प्लॉट पॉइंट टी तक पता रहता है कि मुझे इसमें क्या लिखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बस लिखना चालू कर देते हैं। आई थिंक इससे हाँ, मतलब एक बार आने से पहले मैं ये बोलूँगा कि डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर आप प्लान नहीं करते प्रॉपरली
और आप एकदम इम्प्रॉम्प्टू लिख देते हो, और अगर आप कहीं अटक गए तो फिर आपको पता नहीं है अब आपको कहाँ जाना है। मेरे केस में अगर मान लो मैं एक सीन में अटक गया और मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं उसको छोड़ के दूसरे सीन पे जा सकता हूँ लिखने के लिए। लेकिन जो लोग इम्प्रॉम्प्टू लिखते हैं उनके साथ डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो लोग एक बार अटक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ते। तुम इसी कैटेगरी में हो, राइट? तुम इम्प्रॉम्प्टू लिखते हो, तब तुम कैसे करते हो? यार मेरा यही होता है कि मैं शायद ऐसा सोचता हूँ कि यार एक कहानी जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, वो एक पेड़ की तरह होती है। उसमें बीज डाल दिया तुमने, अब उसको उगने दो। तुम जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे उग रहे हो, वैसे उसकी पत्तियाँ, डालियाँ, सब स्टोरी, सब प्लॉट्स आगे आगे बढ़ रहे हैं और एक तनाव में बढ़ता जा रहा है कि एक स्टोरी और ऐसी है और उसके बीच में कुछ कुछ चल रहा है। मैंने तुम्हारा तरीका देखा था, तुमने बहुत पहले पहले मुझे एक बार अपने एक नॉवल का स्ट्रक्चर भेजा था और मैंने सोचा कि चलो यार मैं फॉलो करके देखता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार मैं शायद मेरी नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग इज ऑर्गेनिक, कि यार स्टोरी आगे बढ़ रही है, एक कैरेक्टर है जो चल रहा है, उसको बीच में नदी आई, पहाड़ आई, बेल आई, लेकिन मैं ये इमेजिन नहीं कर पाऊंगा इमीडिएटली कि यार वो एक घर में रुका और वहाँ पे उसने कुछ किया। मुझे उसको शायद उन एक्सपीरियंस से गुजार के लिखना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा उसने घर पे आके पानी मांगा या खाना मांगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि रास्ते में वो भूखा था या प्यासा था। शायद मेरी ये प्रोसेस है, एंड आई अग्री इस पॉइंट पे। सो राइटिंग इज एन आइसोलेटेड प्रोसेस, ऑलवेज बीन। तो पहले क्या होता था, ऐसे ही करते थे। अभी जो मैंने पहली कुछ किताबें लिखी है मैंने भी ऐसे किया है, मैंने आई वर्कड ओनली माई सेल्फ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यू आस्क्ड अबाउट एडिटर्स, राइट? कि हर स्टेज पे कौन से एडिटर्स होते हैं। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव गॉट अ टीम ऑफ डेवलपमेंटल एडिटर्स जो कि आइडिएशन लेवल से मुझे इनपुट्स दे रहे हैं कि एम आई थिंकिंग इट इन द राइट डायरेक्शन, इज द स्टोरी फ्लोइंग प्रॉपरली, विदाउट इवन मी राइटिंग। जैसा मैंने बोला कि मैं पूरा प्लान करता हूँ, तो मैंने प्लान शेयर किया मेरे डेवलपमेंटल एडिटर्स को, और मैंने उनको बोला कि अभी यू गिव मी अ फीडबैक कि ये कैसा चल रहा है। सो देन व्हेन दे गिव द फीडबैक एंड अश्योरेंस कि हाँ ये सही चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, देन दोज इनपुट्स बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। तो वो लेके फिर मैं लिखना चालू करता हूँ। एंड देन वंस दैट इज डन, देन यू हैव योर कॉपी एडिटर। कॉपी एडिटर क्या है? मतलब जो ग्रामेटिकल एरर्स निकालते हैं, लैंग्वेज एरर्स निकालते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग एरर्स निकालते हैं, पंचुएशन एरर्स निकालते हैं, वो वाले एडिटर्स एंड में आते हैं। वो लोग भी अपना डेवलपमेंटल इनपुट दे सकते हैं कहानी के ऊपर, अगर कोई लूप होल है तो वो लोग दे सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। तो अभी एडिटिंग हो गया, सब अपन ने कवर किया राइटिंग प्रोसेस कि लिखना कैसे चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, अपन ने एडिटिंग प्रोसेस कवर किया। अब मैंने लिख दिया, अब सोचो किसी को पब्लिशिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग व्हिच एनीवन कैन डू? देखो, पहले तो हर कोई ये चाहता है कि उसकी किताब पे उसका नाम हो, किताब का टाइटल हो और एक रिकॉग्नाइज पब्लिशर का ठप्पा हो, का स्टैंप हो, हार्पर कॉलिन्स, पेंगुइन्स, रूपाज एक्सेट्रा। बट इन लोग को अप्रोच करना कई बार डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। तुम्हारी कोई सुनेगा भी नहीं, हज़ारों लाखों लोग, जैसे बताया तुमने कि 90,000 किताबें छप रही हैं, तो शायद 1,80,000 लोग सोच रहे होंगे और किताब छापने के बारे में सोच रहे होंगे, तो तुम भीड़ में लग जाते हो। तो एक एंटिटी होती है जिसको कहते हैं लिटरली एजेंट। आप उनके पास जा सकते हो, मुझे पता है कि आप गए हो, आप उनके बारे में ज़्यादा बात कर सकते हो, ये एक तरीका है। इसके बारे में आप थोड़ा और बताइएगा मुझे। इसके अलावा एक होता है सेल्फ पब्लिश, कि आप किसी को पैसे देते हो, वो आपका एडिटिंग करता है, वो आपका बुक कवर डिज़ाइन करता है, वो बुक इनबिल्ड डिज़ाइन करता है, और वो आपको किताब छाप के सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल कराता है जहाँ जहाँ बिक सकती है वो। हाँ, इसको वैनिटी पब्लिशर का नाम जान लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कोई भी कर सकता है, अगर आपके पास बजट है, आपके पास, और इसका एवरेज कॉस्ट मतलब सस्ते से सस्ता 35,000, 50, 80, आपका बैलेंस ऊपर है, आपका अच्छा खासा बजट है, तो यू कैन गो अबाउट लैक्स एटसेट्रा एज वेल। इसमें क्या होता है कि कई चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, कई चीज़ें आपको सेल की जाती हैं जो रियल नहीं होती हैं। तो जैसे आपने बताया कि एक डेवलपमेंट एडिटर है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, वो तो वैसे भी करना पड़ता है। वैसे ही जब आपकी एडिटिंग होती है तो ज़्यादातर आपको पैकेज देते हैं कि हम आपकी 3 बार एडिटिंग करेंगे। तो एक बार वो एक ह्यूमन बींग से करवाते हैं जो रीड करता है, जो आपको स्टोरी के लूप होल्स ही बताता है, इट इज़ अ ह्यूमन थिंग। सेकेंड और थर्ड में वो लोग क्या करते हैं कि जनरली
दे यूज़ टूल्स लाइक ग्रामरली, दे विल यूज़ टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें एरर्स आ जाते हैं, राइट। और आपसे पैसे लिए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के ही, कि उस आदमी ने मेरे से 3 बार किया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ठगे जाते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस होती है कवर डिज़ाइन करें, और वहाँ पे कई बार लिमिटेशंस होती हैं और कई बार फ्लक्चुएशंस होते हैं आइडियाज़ के। बुक कवर का डिज़ाइन आई थिंक एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आपका बजट लिमिटेड है, सोचने वाले की सोच लिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखो, एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं इलस्ट्रेटर्स, जो कोई डिज़ाइन हाथ से बनाते हैं। एक होते हैं जो डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से चीज़, उसको मॉफ करते हैं और अपनी किताब के ऊपर छाप देते हैं। वो यही काम करते हैं कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल फ़ोटोज़ को डाउनलोड करेंगे और किसी ना किसी तरह से आपको कन्विंस करेंगे कि आपकी किताब के लिए ये सही है। अगर आपकी किताब की कवर के लिए आपको लगता है कि एक लाइन खींचनी है, तो वो एक लाइन भी नहीं खींचेंगे आपके लिए। वैनिटी पब्लिशिंग में आप कई बार कई जगहों पे आपको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होना पड़ता है। वो भले ही से क्रिएटिविटी के लेवल पर हो, वो भले ही से क्वालिटी के लेवल पे हो, तो वो कहीं वैल्यू फॉर मनी के लेवल पर, ये आपको कई बार आपको रेडी होना पड़ता है। वही एक ट्रेडिशनल पब्लिशर के साथ आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, और मुझे लगता है कि विकास तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कि क्या होता है। तो बेसिकली अपने पास 3 टाइप ऑफ पब्लिशिंग है। एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है, जो कि ये पब्लिशिंग हाउसेज हैं, बड़े छोटे पब्लिशिंग हाउसेज हैं। दूसरा सेल्फ पब्लिशिंग है, और तीसरा वैनिटी पब्लिशिंग है। आई थिंक तुमने वैनिटी पब्लिशिंग बहुत अच्छे से कवर किया है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो बेसिकली अच्छा, उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है पूरी, एडिटिंग है, पब्लिशिंग है, मार्केटिंग है, जो बेनिफिट्स है, वो बहुत ही ग्रे एरिया है। वहाँ पे ज़्यादा होता है, कॉनमैन ज़्यादा हैं। मतलब ऐसा है कि सब लोग बैठे हैं कि आपका पैसा ले लें विदाउट आपको प्रॉपर सर्विस दिए हुए। मतलब वो आपके सपने के बारे में उनको पता चल गया, अब आपसे वो कीमत ले रहे हैं। पैसे उनको पता चल गया कि आप एक ऑथर हो, वो आपसे 10 तरीके से पैसे लेने आ जाएंगे। हम आपके रिव्यू करेंगे, हम आपका न्यूज़पेपर में डालेंगे, हम आपका इधर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब वो बहुत, मतलब ऐसा है कि आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, बुक ऑथर इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग फेक हैं। वो आपसे पैसा लूटने के लिए बैठे हैं। उनका धंधा ही है कि वो नए नए ऑथर्स को पकड़ के उनसे पैसा लूट ले। मैं कवर करता हूँ, तो तुमने वैनिटी पब्लिशिंग कवर कर लिया अच्छे से। मैं सेल्फ पब्लिशिंग कवर करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कवर करूँगा, इंक्लूडिंग लिटरेरी एजेंट। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है, आज मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में मैं लिख सकता हूँ, किताब को अमेज़ॉन KDP पे डाल सकता हूँ, कवर पेज डिज़ाइन खुद कैनवा पे कर सकता हूँ, मतलब सब एडिटिंग में खुद ChatGPT पे कर सकता हूँ। सेल्फ पब्लिशिंग का मतलब होता है कि आप खुद अपनी किताब को पब्लिश कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये पॉसिबल होता है कि एक नया ऑथर है जिसने सोचा है, उसने किताब लिख ली है, सेल्फ पब्लिशिंग में वो किस किस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं? सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म चलता है किताब में। जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स है वो हैं, लेकिन वो इतने नहीं चलते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे कोई किताब नहीं खरीदता। हो सकता है खरीदता हो, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट, और वो वर्ल्ड वाइड है। मतलब वहाँ पे जो KDP का बजट है वो ही आई थिंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको किताब लिखनी है। आपने किताब लिख ली 1 महीने में, आपने कैनवा पे गए, वहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आपने अपना एक कवर डिज़ाइन किया, खुद नहीं किया, उसकी एडिटिंग भी आपने खुद कर दी, उसको बंडल किया और आपने उसको डाल दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बेटी है 8 साल की, उसको कहानी बनाने का शौक़ है। तो मैंने बोला चल तेरी कहानी की किताब बनाते हैं। तो उसने कहानी बनाई, हमने कोई 20 लाइनों की कहानी बनाई। हम मिड जर्नी पे गए, जो कि AI इमेज टूल है। AI इमेजिंग टूल, जो इमेज, अगर मैं उस पर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, तो वो इमेज देता है। तो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा, हमने 20 इमेज जनरेट करी, 20 लाइनों की 20 इमेज जनरेट करी। हमने उसको PDF में कंपाइल किया। KDP का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड करके आप उसका KDP वर्जन बना सकते हो और वो उसको अपलोड कर दो, 1 दिन में आपकी किताब रेडी। और KDP है ना, पब्लिश प्रिंट करके भी दे देता है ऑथर कॉपीज़ बहुत ही सस्ते में। तो मतलब जितने में आपकी प्रिंटिंग नहीं होगी नॉर्मली, उतने में। तो कहने का मतलब है कि अगर आज आपके पास एक आइडिया है कि मुझे किताब लिखनी है, आप 1 महीने में किताब लिख सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो हमारे पास आ सकते हो, हम आपको बता देंगे। अब ये तो हो गया सेल्फ पब्लिशिंग। हाँ, मेरे पास एक सवाल और है सेल्फ पब्लिशिंग का। इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं या इसकी कुछ प्रोस एंड कॉन्स पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ज़रूर। कि इसके मुझे प्रोस जो आपने जो बताया वो दिखे कि थिंग्स आर इन योर हैंड्स, तुम कंट्रोल में हो,
तुम चाहो तो किसी भी किताब को किसी भी फॉर्मेट में उसके साथ जो करना है, अंदर बाहर जो कुछ है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। व्हाट इज द कॉन ऑफ इट, व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ दिस होल प्रोसेस? आई थिंक सबसे बड़ा डाउन साइड तो है कि जो लोग सेल्फ पब्लिश करते हैं मोस्टली वो लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मार्केट में सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं और उससे मार्केट की वैल्यू गिरती है। अगर आप एक इंडियन रीडर से पूछोगे तो वो डैन ब्राउन, सिडनी शेल्डन, ये पॉलो कोलियो, इनकी किताब पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेगा वर्सेस इंडियन ऑथर्स की, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बाहर के ऑथर्स में क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट क्वालिटी मिलेगी, लैंग्वेज क्वालिटी मिलेगी, और हो सकता है इंडियन ऑथर्स में नहीं मिले। और बहुत अच्छे अच्छे इंडियन ऑथर हैं, मतलब जिनकी किताब बहुत सुंदर है, इनफैक्ट तुम्हारी किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है। लेकिन बस ये है कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि बाहर के ऑथर्स हैं तो बढ़िया लिखेंगे। तो एक कौन तो ये है कि लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं बिना सोचे समझे, बिना मेहनत करे। जैसे इसी में एक सवाल और था, हाँ, सवाल ये था कि जैसे सब स्टैंडर्ड है, तो जैसे लोग एडिटिंग की बात कर रहे हैं, सेल्फ पब्लिशिंग में क्या सिर्फ एडिटिंग को आउटसोर्स करके उसने एडिटिंग जैसे लोगों से करवा ली, उसके बाद अगर उसने बाकी सारा प्रोसेस सेल्फ किया तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल आ सकता है? मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल आ सकता है यार, बहुत अच्छा। मतलब इनफैक्ट आपका प्रोडक्ट अगर प्रॉपरली एडिटेड है तो डजंट मैटर सेल्फ पब्लिश जा रहा है। एक ना हिडन हिंदू के ऑथर हैं अक्षत गुप्ता, उन्होंने अपनी किताब सेल्फ पब्लिश करी थी पहले। अब बाद में उनकी किताब, नील डिसिल्वा ने अपनी किताब सेल्फ पब्लिश करी थी पहले, बाद में उनकी किताब इतनी हिट हो गई तो ऑथर पब्लिशिंग कंपनी आके उनको उठा के लेके गई है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सेल्फ पब्लिशिंग बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन आप किस इंटेंशन के साथ जा रहे हो सेल्फ पब्लिश में, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप एज एन ऑथर अपने आप को किधर देखना चाहते हो 2-5 साल में, 10 साल में, वो सब चीज़ें मैटर करती है। अभी क्या होता है, लोग लिख देते हैं, उनको लगता है भाई हमने लिखे तो दुनिया पढ़ेगी, लो जो होता नहीं है कुछ। आपने निकाल दी अमेज़ॉन पे, किंडल KDP पे निकाल दी, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकाल दिया, उसके बाद आप सोचते हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली लेंगे, 200-300 लोग लेते हैं, फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो 90,000 किताबें हैं उसमें से मतलब 80,000 किताबें तो ऐसे ही पिट जाती हैं, और हो सकता है वो 80,000 में से सबसे बढ़िया किताब हो जिसको है ना बुकर प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन बस वो इसीलिए नहीं बढ़ पाती है आगे क्योंकि लोग है ना हार मान लेते हैं, लोग है ना थक जाते हैं प्रोसेस से। तो सेल्फ पब्लिशिंग के ये प्रोज एंड कॉन्स है। सेल्फ पब्लिशिंग एंड वैनिटी पब्लिशिंग, पब्लिसिटी करने का जो तरीका जो वैनिटी के लिए होता है, जो मैंने देखा था कि उनके जनरली टेम्पलेट होते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप एक हेडलाइन दो, एक पंच लाइन दो और आपकी किताब का कवर उधर आ जाएगा, ये टेम्पलेटेड है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पोस्टर बना दिया जो टेम्पलेटेड है, जिसमें एक जगह पे आपका कवर आना है और एक जगह पे आपकी लिखा हुआ कुछ आना। उसको वो लोग इंस्टा, फेसबुक और अमेज़ॉन के एड्स चला लेते हैं और उनके बजट देते हैं। तो आपने मान लीजिए उनको 10,000 रुपये दिए, तो शायद 10,000 में से 200 रुपये वो इन एड्स, इन तीनों प्लेटफॉर्म से मिला के कवर कर देंगे। और यही आप अगर अपने खुद से सोचे कि मुझे 10,000 रुपये, आपने जो कुछ भी किया, आपने एडिटिंग पे खर्चा कर दिया है, आपकी प्रिंटिंग, आपकी लॉगिंग इनटू अमेज़ॉन, एंड उसका खर्चा शायद मुश्किल से $40 या $50 फ्री, इट इज फ्री। ओके, इट इज़ फ्री। ओके, तो आपने जो वैनिटी पब्लिशर्स को जो पैसे दिए थे उसमें वो आपके बेकार बहुत है। खर्चा आपका बच गया है। तो आप एक्चुअली बहुत सारा बजट जो आपके पास आता 30,000 का बजट वैनिटी को देने के लिए था, उसमें से 15,000 रुपये आपने एक एडिटर को देके क्वालिटी एडिटिंग करवाई। तो हाँ। आप अच्छी तरह से एड्स में अगर आप चाहें तो एड्स कर सकते हैं, या उसको किसी और तरह के क्रिएटिव इंस्टीट्यूट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब मार्केटिंग में लगा सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वैनिटी पब्लिशिंग तो कुछ भी नहीं है, ऑथर से पैसा लूटने का धंधा है। बहुत सारे वैनिटी पब्लिशर्स हैं जो आपसे जो भी आपको बोल रहा है कि मैं आपसे पैसे लूँगा और मैं आपकी किताब छापूंगा, वो वैनिटी पब्लिशर है। कोई भी ट्रेडिशनल पब्लिशर आपसे पैसे नहीं लेता किसी भी किताब को छापने के, एडिटिंग के, कवर पेज के, जो ढंग का पब्लिशर है। जो भी पब्लिशर आपसे पैसे ले रहा है ये सब करने के, या वो बोलेगा मैं तो हाइब्रिड हूँ, मैं ट्रेडिशनल भी करता हूँ, मैं वैनिटी भी करता हूँ, वैनिटी पब्लिशिंग से लाख गुना बेटर है सेल्फ पब्लिशिंग। क्योंकि वैनिटी पब्लिशिंग में आपके 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, और आप फ्री में पब्लिश कर सकते हो, और जितना आप करोगे उतना फ्री में कर लो। आपको लेकिन पैसा खर्च करना चाहिए एडिटर्स के साथ। आपको क्वालिटी एडिटर्स आप ढूंढिए, उनके फीडबैक देखिए, उनके रिव्यू देखिए और सही एडिटर को पकड़ के सही एडिटिंग करवाइए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ लिटरेरी एजेंट और ट्रेडिशनल पब्लिशर का रूट। सो मैंने कुछ किताबें, 5 किताबें सेल्फ पब्लिश करी। मैंने उसको अमेज़ॉन पे डाला, मैंने उसकी थर्ड पार्टी से प्रिंटिंग कराई, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, 2-3 इवेंट किए। लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना कि आप एक ऑथर हो, आपको वैलिडेट किया है किसी पब्लिशर ने आपकी किताब को उठा के,
क्योंकि अगर पब्लिशर आपकी किताब उठा रहा है इसका मतलब पब्लिश किसी थर्ड पर्सन को लगा है कि आपके कंटेंट में दम है ना, थर्ड पर्सन ने आपके ऊपर बेट लगाया है क्योंकि उसका सारा पैसा लग रहा है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपको अगर मान लो 100 रुपये की किताब है, बिक्री है, तो आपको मिलेंगे 8 से 12 रुपये, 8% से 12% रॉयल्टी रहती है। कई केसेस में हो सकता है 15 भी हो, पर नॉर्मली 8% से 10% 12% रहती है। और ये सेल्फ में कितना रहता है? सेल्फ में आई थिंक 30-40% रहता है। सेल्फ में अमेजोन लेता है बाकी के आपको 30-35% मिलते हैं। उसमें कुछ पैकेजेस भी हैं, कई जगह आपको 70% भी मिलते हैं। तो वो होता है सेल्फ पब्लिशिंग का। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपको 8 से 12% तक रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का क्या मतलब है? रॉयल्टी मतलब कि अगर आपकी 100 रुपये की किताब है और वो 100 रुपये की किताब आपको बिकी है तो 92 रुपीज़ आपको पब्लिशर लेगा उस किताब के और 8 रुपये आपको देगा हर किताब बिकने पे। क्या इस पे हर किताब पे बिकने पे होता है या रॉयल्टी आपको तभी मिलती है जब आपकी मिनिमम? नहीं, हर किताब पे होता है। तो लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है कि दूसरा जना आपके ऊपर बैट कर रहा है कि वो आपका एडिटिंग कराएगा, वो आपका कवर पेज डिज़ाइन करवाएगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको वो वाला पब्लिशर चूज़ करना चाहिए जिसका ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि मतलब वो कम से कम दुकान में रखवा सके। क्योंकि कई पब्लिशर बोलेंगे कि भाई हम ट्रेडिशनल पब्लिशर हैं, हम हमसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन फिर आप उनसे पूछोगे कि आप कौन सी दुकान में रखवाओगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो सिर्फ ऑनलाइन पे ही लगाते हैं। वो सब ऑनलाइन लगाते हैं। तो ऐसे बहुत है मतलब। लेकिन अच्छा, अब ट्रेडिशनल पब्लिशर तक कैसे पहुँचे? जो रूपा है, पेंगुइन है, हापर कॉलिंस है, हैचेट है, इन सब लोगों के पास 300 से 500 मैन्युस्क्रिप्ट्स आती है एवरी मंथ। ज़्यादा ही आती होंगी, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, इतनी तो आती ही है। अब कई बार क्या होता है, पब्लिशर डिसाइड कर लेता है मुझे इस साल केवल थ्रिलर चाहिए, या फिर पब्लिशर डिसाइड कर लेता है मुझे इस साल केवल नॉन फिक्शन चाहिए। तो जो भी उसकी कैटेगरी के अलावा जो किताब आएगी वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। अब ऑथर यहाँ पे बैठ के सोच रहा है 3 महीने, और वो 3 जवाब ही नहीं देते। कई लोग तो जवाब ही नहीं देते, कई लोग 3 महीने बाद जवाब देते हैं, 1 महीने बाद जवाब देते हैं, तो आप बैठे रहो बस। तो ऑथर सोच रहा है कि यार मैंने तो इतनी अच्छी किताब लिखी है और मैंने उसको अच्छे से एडिटिंग भी करवाई है, 15,000 रुपये तुमने बोला था एडिटिंग कराने, तो मैंने एडिटिंग भी करा ली, लेकिन अभी भी मेरी किताब एक्सेप्ट नहीं हो रही। उसके रीज़न है। उसका रीज़न ये हो सकता है जहाँ पे तुमने भेजी हो वो तुम्हारा जॉनर उठा ही नहीं रहा हो। तुमने लिखा है थ्रिलर और उसको चाहिए नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो ये एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे आते हैं लिटरेरी एजेंट। तो मेरे लिटरेरी एजेंट का नाम है द बुक बेकर्स। वो लोग क्या करते हैं, वो मेरी मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं एज अ सर्विस, मैं उनको फ़ी पे करता हूँ, वो मेरी मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं और वो पब्लिशर्स के पास जाते हैं। अब उनको पता है कि अगर मार्केट में 20 टॉप पब्लिशर हैं या टॉप 25 पब्लिशर्स हैं, उनमें से कौन सा पब्लिशर इज़ मोर लाइकली टू टेक माई बुक। तो व्हाट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ, इज इट अ गैम्बल कि वो लोग आपकी किताब को सही पब्लिशर के पास जाएंगे, या वो अगर A क्लास B क्लास पे जाएंगे? इसमें आपका क्या सहयोग होता है? या फिर आपसे वो बोलते हैं कि आप 10 रुपये दोगे तो मैं B कैटेगरीज में जाऊंगा, लेकिन 20 रुपये दोगे तो मैं A पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। पर जो मेरा एजेंट है द बुक बेकर्स, उनकी एक स्टैंडर्ड फीस है, वो हर ऑथर से उतनी ही फीस लेते हैं। और वो क्या करते हैं, हर पब्लिशर के पास लेकर जाते हैं, बड़े पब्लिशर के पास, छोटे पब्लिशर के पास। जैसे मैंने बोला, कुछ पब्लिशर कुछ जॉनर लेते हैं तो उसको पता रहता है कि ये पब्लिशर नॉन फिक्शन लेगा तो मैं यहाँ पे पिच कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ पे तो लिटरेरी एजेंट के बिना आप पब्लिशर को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। इंडिया में ये कल्चर धीरे धीरे आ रहा है, तो 5-10 साल में बहुत डिफरेंस आया है। आजकल पब्लिशर्स भी वो हेडेक नहीं लेते, वो पहले फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी हो जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट की हो जाती है, क्वालिटी की हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो वहाँ देते हैं। तो देखो लिटरेरी एजेंट का ये क्वालिटी और ये मैन्युस्क्रिप्ट के सर्विसेज नहीं होता एक्चुअली में, क्वालिटी एश्योरेंस का नहीं होता, लेकिन कुछ लिटरेरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको आपको लेना है तो आप वो एक्स्ट्रा फी देके कर सकते हो। इसमें क्वालिटी की किताब एक लिटरेरी एजेंट को पैसे देकर के पिच करवा सकता है। क्वालिटी आपका हेडेक है पहला, और उसके बाद जब अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया देन इट इज पब्लिशर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक चीज़ है इम्पोर्टेंट बताने वाली, टाइम पीरियड। तो आपने लिटरेरी एजेंट को पकड़ के आपने दिया, अब वो कम से कम आपका मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा उसको पिचिंग करने में, उसके रिस्पॉन्सेज आने में। क्योंकि हो सकता है कि किसी पब्लिशर ने बोला कि वो 6 महीने तक ले ही नहीं रहा है, अभी आपको पता नहीं, पीछे से दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो 6 महीने या 9 महीने वो स्क्रिप्ट ही नहीं ले रहा है, उसके बाद ही ले रहा है। तो आपकी किताब अगर उस पब्लिशर को पसंद आई है तो वो 6 महीने 9 महीने बाद ही उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब जो हिडन चीज़ें होती है पीछे से ना, पता नहीं चलती। तो आप ये मानो कि आपका 1 साल तो
लिटरेरी एजेंट ने ले लिया और आपका 1-1.5 साल पब्लिशर ने ले लिया। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी इसी तरह से लिखा रहता है कि अगर आप हमें दोगे तो हम 12 से 18 महीने में आपको पब्लिशर देंगे। फिर जब पब्लिशर मिल जाएगा तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि हम 12 से 18 महीने में आपकी किताब मार्केट में लेकर आएंगे। मतलब 2 से 3 साल का। हाँ, तो 1.5 से 2 साल का पीरियड आप मान लो जब से आपने किताब एजेंट को दी है और तब तक आपकी किताब मार्केट में आई है। ये आपका टर्न अराउंड पीरियड रहता है एवरेज। कुछ लोगों का ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों का थोड़ा हो सकता है कम रहता हो कंटेंट अर्जेंसी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी मालदीव्स और इंडिया का इशू चल रहा है। अगर मान लो किसी ने किताब लिख दी मालदीव्स और इंडिया पे, तब लेकिन अब सबको पता है कि उस किताब वो अभी मार्केट में आएगी तो ही उसकी वैल्यू है, क्योंकि पूरे रिश्ते समझा रही है, हिस्टोरिकल आगे का ये वो। तो उस केसेस में हो सकता है जल्दी भी कम हो जाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ पे एक अर्जेंसी नहीं है उसमें आपको कम से कम 1.5-2-3 साल तो मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आपको इतना टाइम लगेगा। अगर कोई ये सुन रहा है, अगर वो ये सोचे कि यार मैं लिटरली एजेंट के पास ऐसा क्या लेके जाऊं कि पब्लिशर्स को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ, तो सबसे पहले तो आप है ना लिटरेरी एजेंट को कांटेक्ट करो। जैसे मेरा लिटरेरी एजेंट द बुक मेकर्स है, ऐसे दूसरे लिटरेरी एजेंट्स भी होंगे। तो आप अगर इनको कांटेक्ट कर रहे हो तो ये आपको बता देंगे कि क्या चाहिए। चैप्टर सिनॉप्सिस चाहिए, 3 चैप्टर सिनॉप्सिस चाहिए, हर चैप्टर का समरी चाहिए, बायो चाहिए, मार्केटिंग प्लान चाहिए, जो XYZ उनकी रिक्वायरमेंट रहती है पिच नोट बनाने के लिए, वो आपसे वो मांग लेंगे। आप उन्हें दो और वो फिर आगे अपने फॉर्मेट में ले जाके पब्लिशर के सामने पिच करेंगे। तो लिटरली एजेंट को कब कांटेक्ट करना चाहिए? किताब कंप्लीट होने के बाद, या तुमने आधी कंप्लीट कर ली तब भी तुम जा सकते हो उसके? आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, आप फिर भी लिटरेरी एजेंट को पिच कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप लिटरेरी एजेंट को बोल रहे हो कि मेरे को ये किताब लिखनी है, मेरा ये आइडिया है, तो वो आपको हो सकता है उधर ही बता दें कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, अब इसके ऊपर काम करो। या फिर वो बोल दे कि ये आइडिया नहीं चल रहा अच्छा और आप किस किस चीज़ों पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे फिक्शन नहीं चल रहा, नॉन फिक्शन चल रहा है ज़्यादा, तो फिर आप किसी नॉन फिक्शन के आइडिया पे वो कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। तो लिटरेरी एजेंट को कांटेक्ट करने का कोई सही टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। मैंने मेरी पूरी किताब ख़त्म होने के बाद उनको एडिटिंग का फर्स्ट राउंड करवाने के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ना प्रिपेयर होके जाना ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है, वो विथ एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको आइडिया ही है और अगर आपको लिखना ही है तो भी आप लिटरेरी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जब लिटरेरी एजेंट एक पब्लिशर से मिलाते हैं तो वो जर्नी क्या होती है? वो क्या आपको बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया है, अब आप दोनों बात कर लो, मैं हट जाता हूँ, या फिर वो एक रोल प्ले करता है उसके बाद भी? गुड क्वेश्चन। लिटरेरी एजेंट का रोल, मेन जो उसका रोल है, जो उसका ब्रेड एंड बटर रोल है, वो उसका ख़त्म हो जाता है जब वो आपको पब्लिशर दिला देता है। एक बार उसने पब्लिशर को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हेलो ऑथर, दिस इज़ द पब्लिशर विच आई हैव गॉट यू। वो एक्चुअली आपको बताएगा कि मैंने आपके लिए ये पब्लिशर ढूंढा है, आपको एक्सेप्ट है क्या? फिर आप उसे बोलोगे हाँ ये मुझे एक्सेप्ट है, या फिर बोलोगे नहीं मुझे ये पब्लिशर नहीं चाहिए, मैं और वेट करना चाहता हूँ दूसरे पब्लिशर के लिए। तो ये प्रोसेस रहता है। अब उसने आपको पब्लिशर बताया, आपने एक्सेप्ट किया, तो वो ईमेल में पब्लिशर की टीम को लूप कर देगा, बोलेगा कि हेलो ऑथर, ये पब्लिशर आपको मिला है, हेलो पब्लिशर, ये ऑथर है आपका, अब आप बात कर लो। आइडियली केसेस में आप जो भी ईमेल एक्सचेंज कर रहे हो पब्लिशर के साथ, उसमें आप लिटरेरी एजेंट को रखोगे, क्योंकि मान लो कल को आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ पब्लिशर से, तो एटलीस्ट आप लिटरेरी एजेंट से बात कर सकते हो कि देखो आपने वो दिलाया था मुझे, थोड़ा मेरी हेल्प करो वहाँ पे। या फिर अदरवाइज वर्सा भी चलता है। तो मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, मतलब सबको साथ लेके चलना इज ज़्यादा बढ़िया है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। ओके, एक बात बताओ कि जब ये ट्रेडिशनल पब्लिशर आ गया आपके साथ, आपके कॉन्टेक्ट में आ गया, तो वो जर्नी क्या होती है? वो बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? आप उनको कहाँ सहयोग करते हैं? वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मोस्टली मैं वो सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ जहाँ पे आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिख ली है, आपने बेसिक राउंड ऑफ एडिटिंग करवा ली है, अब आपने लिटरेरी एजेंट को पकड़ा, लिटरेरी एजेंट ने आपको पब्लिशर दिलाया, पब्लिशर से बात कर रहे हो। कोई भी पब्लिशर आपकी किताब को दोबारा देखेगा, उसकी एडिटोरियल टीम आपकी किताब को दोबारा देखेगी, उसको दोबारा एडिट करेगी अपने हिसाब से। ये नहीं है कि वो आपने जो पहले किया था वो गलत है, ये इसका रीज़न ये है कि हर एडिटर का एडिट करने का तरीका डिफरेंट है, और पब्लिशर अपनी एडिटोरियल टीम पे विश्वास करेगा कि भाई मेरी एडिटोरियल टीम ज़्यादा अच्छी है तो मैं मेरी एडिटोरियल टीम से करवाऊँगा। तो इसमें आपके कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। तो वो एडिट करेगा, फिर आपको भेजेगा, फिर आप उसमें से देखोगे, अच्छा वो बोलेगा कि आपको ये 10 चीज़ें चेंज करनी चाहिए, तो उसमें से आप हो सकता है 7 मान लो, 3 ना मानो, तो वो टू एंड फ्रो चलता है, उसमें 6-7 महीने निकल जाते हैं। जब आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो गई तो वो आपको फाइनल भेजेंगे, बोलेंगे आप इसे अप्रूव करो। वो केवल PDF, अभी भी वो PDF लेवल पे ही है।
तो आप जब से आपने पब्लिशर के कॉन्टैक्ट में आए तब से आपके 6-7 महीने इस एडिटिंग में ही निकल जाता है मोस्ट लाइकली। उसके बाद एक कवर डिज़ाइन का प्रोसेस रहता है। तो अब कवर डिज़ाइन वो करेगा या करवाएगा किसी से, फिर वो आपको भेजेगा ये कवर सही है क्या, इसमें क्या चेंजेस है, तो वो एक टू एंड फ्रो चलता है। फिर उसके बाद है ना उस पीडीएफ को उठा के वो टाइप सेटिंग करते हैं प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि जो पीडीएफ होता है उसको ऐसे उठा के प्रिंटिंग नहीं कर सकते, उसकी टाइप सेटिंग करनी होती है। टाइप सेटिंग का मतलब क्या होता है? टाइप सेटिंग मतलब कौन से पेज पे क्या टेक्स्ट आएगा। अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि एक पेज पे प्रिंटिंग जो हो रही है उसमें नीचे एक लाइन आ रही है, तो उसको थोड़ा नीचे करके नेक्स्ट पेज पे लेकर आ जाएंगे। सॉरी, मैं क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिवली पूछ रहा हूँ, यही एक सेल्फ पब्लिशिंग में कैसे होता है? सेल्फ पब्लिशिंग में वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, मतलब किंडल में जब आप उसे अपलोड करोगे तो किंडल आपको एक व्यू देगा कि देखो तुम्हारी किताब ऐसी दिखेगी। तो अगर आपको उसमें अपडेट करना है, एक एंटर मारना है, एक स्पेस। अच्छा, तो टाइप सेटिंग आप तुम खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। तो ये है ना। उसके बाद आपका एक थ्रेड चल रहा है 6-7 महीने का एडिटिंग का, बेस्ट केस। उसके बाद एक चल रहा है आपका कवर पेज का। फिर जब वो सब अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप टाइप सेटिंग का अप्रूवल होता है कि अभी ये फाइनल प्रोडक्ट आया है, इसकी टाइप सेटिंग। फिर उसके बाद है ना आपको एक प्रोडक्ट मिलता है फाइनली। अब वो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कई पब्लिशर्स क्या कर रहे हैं आजकल, बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम इतनी कॉपीज हमसे खरीदनी पड़ेगी। कई पब्लिशर बोलते हैं, कई जो छोटे पब्लिशर होते हैं वो ऐसा बोलते हैं ताकि उनकी कम से कम प्रिंटिंग कॉस्ट निकल जाए। लेकिन जो मोस्टली जो अच्छे पब्लिशर होते हैं वो ऐसा नहीं बोलते, जहाँ तक मैंने सुना है। मेरे पब्लिशर ने नहीं बोला। मेरा पब्लिशर विश्वकर्मा पब्लिशर है पुणे में, बहुत बढ़िया पब्लिशर है। तो ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद आपकी किताब छप गई। अब किताब छपने के बाद अब पब्लिशर क्या करता है, जैसे आप नए ऑथर हो तो वो तो ऐसा तो नहीं करेगा कि आपकी 5,000 किताबें छाप ले, वो उसको भी अपनी रिस्क कवर करनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी 300 से 500 किताब छापते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान के 200-300 दोस्त जानने पहचानने वाले तो होते ही हैं। तो अगर मान लो थोड़ा मेहनत करे तो 200-300 किताबें तो बेच सकता है। इसीलिए मैंने बोला था शुरू में कि 90,000 बुक्स में से केवल 10,000 बुक्स हैं जो कि 1,000 सेल्स क्रॉस करती है, बाकी सारी 1,000 के नीचे रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने 200-300 लोगों को बेच सकते हो, तो इतने ही वो लोग प्रिंट करते हैं। फिर लेकिन अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, ऑर्गेनिकली बढ़ रही है, या फिर आप पुश कर रहे हो उसके कारण बढ़ रही है, तब वो फिर है ना आगे और ज़्यादा प्रिंटिंग करते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा रिस्क कम करने का तरीका है। Of course, it has to be economical for them. For the publisher as well, क्योंकि पब्लिशर अपना पूरा पैसा लगा रहा है, एडिटोरियल टीम का पैसा लगा रहा है, कवर पेज का पैसा लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा लगा रहा है। अगर ट्रेडिशनल पब्लिशर आपसे पैसा मांगता है, बोलता है कि देखो तुम अगर सर्विसेज के पैसे मांगता है, एडिटिंग के और बुक कवर के और ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली वैनिटी बन गया है। करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिशनल पब्लिशर कोई बोलता है कि मैं ट्रेडिशनल पब्लिशर हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे पैसे मांग रहा है इन सर्विसेज के, इसका मतलब वो ट्रेडिशनल पब्लिशर नहीं है, वो वैनिटी पब्लिशर है जो कि आपसे केवल पैसे ऐंठने में लगा हुआ है। तो मतलब कि बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ मनी मॉन्गर्स जो आपके पैसे के पीछे ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बोलूँगा बुक इंडस्ट्री में अगर 100 लोगों से मिलोगे तो 90 लोग आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। उनको पता है कि ये और नया ऑथर आया है, 200-300 किताबें बेचेगा, इससे अपन ये करवा लेते, ये करवा। और शुरू में ऑथर्स को पता नहीं रहता। तो अभी क्या है, अपन आगे बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में, जो कि मैं ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि राइटिंग बहुत बड़ा पार्ट है, तो राइटिंग केवल 5 या 10% पार्ट है पब्लिशिंग का। अगर आप एक किताब निकाल रहे हो तो लिखना, जो एक्चुअल एक्ट ऑफ राइटिंग है, जिसे ऑथर बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, उसका केवल 5-10% ही उसका रोल है। बाकी सारा रोल आपको ऑथर बनाने का, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ऑथर बनाने का शायद आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन मैं एक क्रेडिट उसको दूंगा कि अगर आपने लिखा है तो आप राइटर बन गए हो। और पब्लिश मतलब आप राइटर बन गए हो, उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ऐसे 10,000 ऐसे 90,000 राइटर हैं इन। अपन को वो भी देखो कि यार एक आदमी है जो पब्लिश्ड ऑथर, सक्सेसफुल ऑथर विथ हाई सेल्स एंड बेस्ट सेलर, इसके अलावा लेकिन ये पूरी जर्नी स्टार्ट होती है राइटर बनने से। तो राइटर इज आप बन गए हो जो आपने लिखा है। ऑथर और पब्लिश्ड ऑथर में फ़र्क होता है। उसके लिए हाँ, राइटर बनने के लिए आपको 10 to 90% का रेशो ठीक है, बट राइटर शायद आप बन गए हो। आपने कुछ लिखा है तो आप राइटर बन गए, वो तो इट डजंट मैटर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप सीरियस हो एज अ ऑथर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, आज नहीं, टाइम लगता है, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे और आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इस प्लान के बारे में अपन मार्केटिंग में बात करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इमीडिएटली, क्या चीज़ें आप 1 साल में कर सकते हो, क्या चीज़ें आप 2 साल में कर सकते हो, ये सब अपन बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं है तो इससे तो बढ़िया आप लिखो ही मत, क्योंकि आप लिख रहे हो, मार्केट फ्लड कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी कर रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हो।
तो मैं ऐसे बोलूँगा कि देखो, लिखो, अपने लिए लिखो। पहला काम है अपने लिए लिखो। अपने आप को शायद तुम खुश कर पाओगे। कुछ चीज़ें हैं जो तुम शायद लिख करके किसी और को नहीं दिखाओगे, लेकिन वो तुमको सेटिस्फैक्शन देगा। पहला स्टेप शायद वो होगा। उस स्टेप को भूलो मत, उस स्टेप को याद रखो। और उसके बाद जब तुम्हारा एम्बिशन है कि आई वॉन्ट टू सी माई नेम प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ ए बुक, देन यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग फ्रॉम बीइंग एन राइटर टू एन ऑथर। और उसकी जर्नी मुश्किल है, वो जर्नी आसान सही। वहाँ पे ना थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप खुद के लिए लिख रहे हो और आपको उसी से सेटिस्फेक्शन ले रहे हो तो खुद लिखो, छापो मत, पब्लिश मत करो, इसका कौन सा- सेल्फ पब्लिश में मत डालो। अगर आपको अपने लिए ही लिखना है तो खुद लिखो, अपने पास रखो, डायरी नोट्स बना के लिखो। अपने लिख करके और रुकने का मतलब नहीं था। कहने का मतलब था कि एंजॉय द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल्सो। दैट इज वॉट इज मेकिंग यू सेल एट द एंड ऑफ द डे। राइट समथिंग दैट यू रियली फील अबाउट। देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे मैं बहुत इन्जॉय करूँ राइटिंग प्रोसेस, मैंने लिखा, अरे वाह बहुत मज़ा आया लिखने में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किताब नहीं, वो तुम उसको ऑब्जेक्टिवली दे रहे हो। चलेगी नहीं। कहने का मतलब है कि सबका अपना व्यू है करने का, लेकिन मेरा ये व्यू है कि अगर आप अपने आप को एज एन ऑथर, मैं केवल, मेरा वही गोल है, मतलब अगर आप अपने आप को एज एन ऑथर इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको ग्रिल होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो अपन मार्केटिंग में अभी बात करते हैं। वही कह रहा हूँ, ये एक कैटेगरी है। देखो, एक होता है कवि और एक होता है कवि हृदय। तो कवि हृदय भी हो जो कविता को समझ सके। कवि हृदय के लिए कवि होना जरूरी है।